यूनिवर्स की ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत और रोशन ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस दुनिया का एक तिलिस्मी चेहरा भी है जिसमें रहस्य है, अंधेरा है और रोमांच भी भरपूर है। क्या आप जानना चाहते हैं इस तिलिस्मी दुनिया के रहस्य से भरे डरावने रूप के बारे में? तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है एक ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी मौजूद है। ब्लैक होल जो ब्रह्मांड की इस दुनिया का एक तिलिस्मी अजूबा है। सुनने में ये नाम जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन जितना इसका नाम लेना आसान लगा करता है, उतना ही जटिल और हैरत अंगेज है ये ब्लैक होल, जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार जुटे रहते हैं। फिर भी ये ब्लैक होल अपने राज जल्दी जल्दी नहीं खोला करता। हालांकि हमने उस दूर तक फैले अंतरिक्ष की हर गैलेक्सी में अपना साम्राज्य फैलाने वाले इस ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जानने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन अंतरिक्ष के रंगमंच का ये कलाकार है ही इतना रोमांचक कि इसके बारे में जितना भी जाने कम ही लगता है। और ये भी एक बार में शायद अपनी पूरी कहानी सुनाना पसंद नहीं करता। इसलिए आज तक ये किसी साइंस फिक्शन जितना एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना हुआ है। ब्लैक होल इतनी शक्तिशाली चीज है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट अंदर जा तो सकती है, लेकिन बाहर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से ये किसी अंधे कुएं जैसा नजर आता है और जो यूनिवर्स में सबसे तेज गति से चलने वाली लाइट को ही अपने अंदर समेट ले। सोचिए वो कितना शक्तिशाली होगा। ये ब्लैक होल एक ऐसा अंधकारमय गोला है जिसके अंदर ब्रह्मांड के बहुत से नियम टूट जाते हैं और इसके अंदर इसके खुद के नियम चला करते हैं। 30 साल पहले तक ये ब्लैक होल सिर्फ सैद्धांतिक थे, लेकिन आइंस्टाइन ने इनके होने की संभावनाएं जताई थी, जिसे उस समय स्वीकारना भले ही मुश्किल रहा हो। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद कोई छोटा सा गड्ढा बिल्कुल भी नहीं है। इसे तो ऐसा पिटारा कहा जा सकता है जिसमें ढेर सारा सामान भरा पड़ा है और उसमें और ज्यादा सामान लगातार भरा जा रहा है, चाहे उसके पास इतना सामान रखने की जगह ही ना हो। ये अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके प्रभाव से बचना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ग्रेविटी आती कहां से है? असल में जब एक विशाल तारे के जीवन का अंत होता है, तब उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है, जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और उस छोटे से दिखने वाले होल की ग्रेविटेशनल पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि उससे बचना किसी के लिए भी, जी हाँ, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। ग्रेविटी का मतलब तो जानते ही हैं हम, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ ग्रेविटी से ही बंधा हुआ है। बिना ग्रेविटी के तो हम भी पृथ्वी पर नहीं रह पाते, बल्कि इसकी जमीन पर से ऊपर उड़ जाते। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो यूनिवर्स की शुरुआत से ही मौजूद रहा है और ये तो हर जगह है। हर तरह के ऑब्जेक्ट्स पर एक ही तरह से काम करता है। एक ऑब्जेक्ट पर कितनी ग्रेविटी काम कर रही होगी, ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान होगा, उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी उसके पास होगी, और एक ऑब्जेक्ट का जितना कम द्रव्यमान होगा, उतनी ही कम ग्रेविटी उस पर मौजूद रहेगी। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का भरपूर फायदा उठाता है ये ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटी बहुत 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 ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। इसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एरिया में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे टाइम बहुत धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही टाइम स्लो होता जाता है। अब मान लीजिए कि आप स्पेस में ब्लैक होल से कुछ दूरी पर हैं, तो इस समय स्पेस में रहते हुए आपको टाइम में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आपको टाइम नॉर्मल स्पीड से चलता हुआ ही लगेगा, क्योंकि आप स्पेस में हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप स्पेस में से ब्लैक होल से कुछ दूरी पर रहते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल करें जो उस समय पृथ्वी पर हो और आपके वीडियो कॉल का वेट कर रहा हो, तो उस टाइम आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट का पता चल पाएगा, क्योंकि आपका दोस्त आपको बहुत ज्यादा स्पीड में एक्शन करता हुआ दिखाई देगा, जबकि आप अपने दोस्त को एकदम स्लो मोशन में नजर आएंगे। ये वाकई में दिलचस्प होगा,
इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर इसके पास एक ब्राइट स्टार भी शाइन कर रहा हो तो उसकी चमक में भी ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल उस स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसकी लाइट को निगल जाएगा और जो भी मैटर ब्लैक होल के नजदीक आएगा वो उन सबको खा जाएगा। इसका जीवन इतना रहस्यमय है कि ये एक भयानक, डरावना, अंधेरे को पसंद करने वाले राक्षस जैसा नजर आता है जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। ये ब्लैक होल्स ऐसे ईटर्स होते हैं जो अपनी राह में आने वाले हर मैटर और ऑब्जेक्ट को निगल जाते हैं। इनके सामने कौन आया है इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो लाइट, डस्ट, गैस और सितारे, इन्हें ये सब खाना पसंद है और ये किसी को भी नहीं बख्शते। इन्हें बहुत सारा खाना पसंद है और ये कहानियों के किसी डरावने राक्षस से मिलते जुलते लगा करते हैं। खाते टाइम इन्हें अपनों की परवाह भी नहीं रहती। तभी तो बड़े ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को भी निगल जाते हैं। ब्लैक होल जब भी कुछ खाता है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल की ग्रेविटी में फंसकर इसके अंदर गिर जाता है तो उसका द्रव्यमान भी ब्लैक होल में जुड़ता जाता है और ज्यादा द्रव्यमान के साथ इस ब्लैक होल की ग्रेविटी भी बढ़ती चली जाती है, यानी ये और ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। ब्लैक होल्स इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पैदा करते हैं जो इनके आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींचने के लिए काफी होती है। और जब ब्लैक होल भरपेट खा लेते हैं, यानी अपने आसपास मौजूद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींच लेते हैं, तब इनमें से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट बाहर निकलती दिखाई देती है, जो हाई एनर्जी की गामा किरणें होती है, जिन्हें देख पाना और उनकी स्टडी कर पाना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पॉसिबल हो पाता है। और जब ये किरणें ब्लैक होल से निकलती दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे पेट भरने के बाद ये ब्रह्मांडीय राक्षस डकार ले रहा है। आप ये जान चुके हैं कि एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा सा तारा अपनी लाइफ के एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है और फट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक विशाल तारा फटने और खत्म होने की कगार तक पहुंचता कैसे है? तो इस विशाल तारे पर दो फोर्स काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और तारे के अंदर होने वाली फ्यूजन रिएक्शंस का फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स तारे को सिकोड़ देना चाहती है, वहीं पर फ्यूजन रिएक्शन फोर्स उसे विस्तार देना चाहती है। और जब तक इन दोनों फोर्सेस में बैलेंस बना रहता है तब तक तारा अपनी साइज में बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, तारे की कहानी खत्म। तारे का ये बैलेंस बिगड़ना तब शुरू होता है जब धीरे धीरे उसके अंदर का सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडा होने लगता है। उसमें मौजूद प्रेशर भी कम हो जाता है और इसके बाद तारे के पास ऐसा कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होता जो ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। और फिर ग्रेविटी जीत जाती है और तारे पर इतना दबाव डालती है कि तारा विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। कुछ विशाल तारों का ये विस्फोट बहुत बड़ा होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये इतना चमकीला होता है जितना एक गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों की चमक हो। यूं तो रात के आसमान में हम बहुत से चमकीले ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, लेकिन क्या इस विस्फोटक चमक को भी हम देख सकते हैं? अफसोस, लेकिन नहीं। मिल्की वे गैलेक्सी में इसे देख पाना हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डस्ट हमारे और सुपरनोवा के बीच के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इस सुपरनोवा से ब्लैक होल का जन्म हो सकता है जो छोटी सी जगह में ढेर सारा द्रव्यमान भर लेता है, जिससे उसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद ब्लैक होल के चारों तरफ एक सरफेस बनती है जो पूरी तरह सॉलिड नहीं होती है। इसे ब्लैक होल की बाउंड्री भी कहा जा सकता है और इसका नाम होता है इवेंट होराइजन। इसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ये ऐसा होराइजन है जिसके परे देखना संभव नहीं और इसके अंदर होने वाले किसी भी इवेंट को देख पाना फिलहाल नामुमकिन है। ये वो सीमा है जिसके बाहर जो कुछ हो वो फिर भी तेजी से घूमते हुए अपनी जान बचा सकता है, लेकिन जो इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए वो इसके सेंटर में यानी सिंगुलैरिटी में जाकर फंस जाएगा, जिससे बचना नामुमकिन है। ये सिंगुलैरिटी नो मैंस लैंड है, एक ऐसी जगह जहां तक जो कुछ भी पहुंचता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर कर इस दुनिया में समा जाता है। इस जगह पर टाइम और स्पेस के सारे नियम पूरी तरह टूट जाते हैं।
और जैसे जैसे ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को खाता जाता है, उसका आकार बढ़ता जाता है, और जितना उसका आकार बढ़ता है उतना ही बड़ा होता जाता है नो रिटर्न जोन, जिसमें जो भी कोई जाएगा वो उसी ब्लैक होल में गुम हो जाएगा। और अगर इस नो रिटर्न जोन से कोई बचना चाहता है तो उसे अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। अब सवाल ये है कि लाइट को भी अपने अंधेरे में समा लेने वाले ब्लैक होल को जब अंधेरा इतना पसंद है तो उसके चारों तरफ चमकती हुई डिस्क जैसा क्या दिखाई देता है? क्या अंदर अंधेरा रखने वाले ब्लैक होल ने बाहर उजाले की कोई खास व्यवस्था कर रखी है ताकि उससे अट्रैक्ट होकर शिकार उसके नजदीक आना चाहे? क्या है ये रोशन तश्तरी जैसा? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के चारों तरफ जो एक डिस्क दिखाई देती है वो असल में ब्लैक होल का हिस्सा नहीं होती, बल्कि गलती से ब्लैक होल के इलाके में घुसने वाली गैस, धूल और तारों के मलबे को मिलने वाली एक सजा होती है। यानी जब भी गैस, धूल या तारों के अवशेष ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाते हैं लेकिन उसमें गिरने से बच जाते हैं तो वो ब्लैक होल की खतरनाक ग्रेविटी में उलझकर इवेंट होराइजन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं, जिससे एक तश्तरी जैसी आकृति बन जाती है। इसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। हालांकि हर ब्लैक होल के पास ऐसी डिस्क नहीं होती है। जैसे जैसे गैस इस अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमने लगती है, ये गैस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि एक्सरे रिलीज करने लगती है, और इस एक्सरे लाइट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। तो इस तरीके से धूल और गैस को अपने चारों तरफ चक्कर लगवाने वाले ज्यादातर ब्लैक होल खुद स्पिन भी करते हैं, और ये स्पिन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सितारे और प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। हाँ, लेकिन ब्लैक होल्स के पास स्टार्स और प्लैनेट्स की तरह स्ट्रॉन्ग फिजिकल सरफेस नहीं हुआ करती है। ब्लैक होल का कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये कई तरह के होते हैं। इसके आकार और द्रव्यमान के अनुसार ही ये तय होता है कि ये अंधे कुएं जैसा राक्षस कितने तरह का हो सकता है। वैसे फिलहाल ब्लैक होल के 4 प्रकार मौजूद हैं: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव। सबसे छोटा ब्लैक होल मिनिएचर कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का आकार एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक बड़े से पहाड़ जितना होता है। ये मिनिएचर ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो, जब तेजी से फैलते हुए स्पेस ने कुछ क्षेत्रों को ऐसे छोटे और घने ब्लैक होल्स में बदल दिया हो जो सूर्य से कम विशाल हो। मिनिएचर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं, और ये सुपरनोवा के बाद बना करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और अब आती है बारी सबसे विशाल, सबसे भयावह ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल की। इनके आकार का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि इनका द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों को मिलाया जाए तो भी उससे कहीं ज्यादा होता है। शायद आप इसकी कल्पना भी ना कर पाए। तो इस सुपरमैसिव ब्लैक होल को मिलियन बिग स्टार ब्लैक होल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना मैटर होता है जितना 1 मिलियन से 100 मिलियन सूर्यों में हुआ करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद इस ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने इसी तरह के ब्लैक होल्स को देखा था। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तब निर्मित हुए जब उस गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसमें ये ब्लैक होल राज कर रहे हैं, और इन सुपरमैसिव ब्लैक होल का आकार गैलेक्सी के आकार और द्रव्यमान से भी संबंध रखता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो इन ब्लैक होल्स के बनने में गैलेक्सीज ने कोई हेल्प की होगी, या शायद इन गैलेक्सीज के बनने के पीछे ब्लैक होल का हाथ होगा। ब्लैक होल जब इतना खतरनाक हुआ करता है तो कई सवाल जहन में कौंधते रहते हैं, जिनके जवाब मिल जाए तो इसे समझ पाना आसान भी हो सकता है और थोड़ी राहत भी दे सकता है। क्योंकि ऐसा कोई डरावना राक्षस अगर आसमान से हमें देख रहा हो तो थोड़ा डर तो लगता ही है, और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी तो बढ़ती जाती है। इसलिए मन में आने वाले कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, जैसे कि अगर ब्लैक होल वाकई में काले हैं तो वैज्ञानिकों के लिए इसे देख पाना कैसे संभव हुआ होगा? इसका जवाब है, ब्लैक होल को देख पाना संभव नहीं है,
क्योंकि इसे अंधेरा इतना ज्यादा पसंद है कि इसके आसपास प्रकाश फटक भी नहीं सकता। असल में इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लाइट को भी अपने केंद्र की तरफ खींच लेती है और वैज्ञानिक इस ग्रेविटी के प्रभाव को ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद सितारों और गैसों पर देख सकते हैं। इसके चारों तरफ घूमता हुआ मैटर जब मिलियंस डिग्रीज तक गर्म हो जाता है तो ये एक्सरेज में चमकने लगता है, जिसे देख पाना साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल होता है और उसी के आधार पर ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। अगला सवाल, क्या केवल सुपरनोवा से ही ब्लैक होल का निर्माण होता है? तो इसका जवाब है कि विशाल तारे में होने वाला सुपरनोवा विस्फोट तो ब्लैक होल का रूप ले ही सकता है। इसके अलावा दो न्यूट्रॉन तारे भी टकरा करके ब्लैक होल बना सकते हैं। तारे या गैस के रूप में मौजूद ढेर सारा मैटर भी ब्लैक होल बना सकता है। जब ब्लैक होल जन्म ले सकते हैं तो क्या ब्लैक होल मरते भी हैं? और इसका जवाब ये है कि एक तरफ ब्लैक होल्स खूब खाते रहने की वजह से बड़े होते जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये धीरे धीरे सिकुड़ते भी रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में एनर्जी बाहर निकालते रहते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। और माना जाता है कि इस रेडिएशन की वजह से बहुत लंबे समय में सारे ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि भाप में तब्दील हो जाएंगे। इसमें लगने वाला समय यूनिवर्स की उम्र से कहीं ज्यादा होगा। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.